गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। तो बेटा हमारा जो बीएसटी में जो टॉपिक चल रहा है वो 9.2 यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आज रिवीजन के लिए, जिसका नाम है बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या है बेटा? कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर। अब एक बात देखिए, चैप्टर का नाम कैपिटल स्ट्रक्चर है। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है मैं आपको पहले ही बता चुका था, कोई बात नहीं, मेरी रिवीजन वीडियो हम दोबारा देख लेंगे। सो इट रेफर्स टू द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स। कहने का मतलब क्या है कि, और आपको एक बात और बता देता हूँ, इसने सिंपल ये बताया आपको कि किस किस जगह से हमें लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड होगा। मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब ये भी कह सकते हैं कहाँ का हमारे पास जो पैसा है, हमारे पास जो फंड्स हैं, उसको कहाँ किन किन डिफरेंट सोर्सों में हम लॉन्ग टर्म में उसको इन्वेस्ट करें। सो लॉन्ग टर्म मीन्स, कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स फिक्स एसेट्स। तो कहने का मतलब क्या है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में मैनेजमेंट क्या देखती है कि कह रहा है ऐसे हम किन डिफरेंट सोर्सों में हम अपना पैसा इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म के लिए, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो ठीक है बेटा, इसमें एक दो चीज बात याद रखना कि एक वर्ड आता है कैपिटलाइजेशन और एक वर्ड आता है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। देखिए, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, कैपिटलाइजेशन और कैपिटल स्ट्रक्चर तीन मीनिंग आते हैं। क्या क्या मीनिंग आते हैं? एक तो आता है बेटा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। एक सेकंड आता है आपका कैपिटलाइजेशन, और एक वर्ड आता है कैपिटल स्ट्रक्चर। ये तीन वर्ड आते हैं आपके पास, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, इन तीनों को अगर हम अच्छे से पढ़ें तो हमारे सामने सबसे पहला जो आता है बेटा वो आता है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। अभी मैं तीनों को एक्सप्लेन कराता हूं आपके सामने, तीनों को एक्सप्लेन कराता हूं मैं आपको कि आपको ये तो पता लग ही गया होगा कि कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग ये होता है कि हमारे पास जो फंड्स है, हमारे पास जो पैसा है, उसको डिफरेंट सोर्सेज में कहाँ इन्वेस्ट करें लंबे टाइम के लिए, ताकि हमें बेनिफिट मिल सके। तो देखिए, हर मैनेजमेंट क्या चाहेगी कि वो कहाँ से, देखो एक बिजनेस लंबे समय तक मार्केट में रन करना चाहता है तो वो कहाँ से पैसा ले सकता है। हो सकता है इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करके, इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करके, सेकेंडली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को इशू करके, थर्ड हो सकता है फिर वो कोई रिटेन प्रॉफिट उसके पास जो पड़ा है, रिटेन प्रॉफिट जो बेटा कभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, बल्कि इसको बिजनेस के लिए ही यूटिलाइज कर लिया जाता है। या फिर वो किसी से बोरोड कैपिटल लेते हैं, बोरोड कैपिटल यानी कि किसी से कर्जा ले लिया, हमने उधार लिया है किसी से, तो हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा। ठीक है, तो मेनली चार चीज़ें होती हैं कि भाई हम शेयर्स को इशू करके मार्केट से पैसा ले सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करके मार्केट से पैसा ले सकते हैं, या जो हमारे बिजनेस में प्रॉफिट, रिटेन प्रॉफिट है, रिजर्व्स जो हमारे पास, उनको यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी से हम कर्जा लें। तो हमारे पास ये चार चीज़ें आती हैं, वो डिपेंड करता है मैनेजमेंट के ऊपर वो किस तरीके से यूटिलाइज करती है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक टेबल के माध्यम से आपको पूरी चीज बताता हूं, फिर मैं आपके सामने क्लियर करूंगा। मान लीजिए हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है बेटा, ठीक है, हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है, हमारे पास बोरोड कैपिटल भी है, हमारे पास रिटेन प्रॉफिट्स भी हैं, और हमारे पास मान लीजिए करंट लायबिलिटी भी है। ये पांच चीजें बेटा हमारे पास, ठीक है। क्या क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बोरोड कैपिटल, रिटेन प्रॉफिट और करंट लायबिलिटी, ठीक है। मान लीजिए इनका अमाउंट जो है हमारे पास, अमाउंट मान लीजिए इसका 4.50 लाख है, इसका मान लीजिए 2.25 लाख है, इसका मान लीजिए 1,12,500 है, इसका मान लीजिए, इसका भी अगेन है 1,12,500 है, और इसका मान लीजिए ये हमारे पास करंट लायबिलिटी 1 लाख रुपए की है। तो अगर परसेंटेज निकालें हम यहाँ पर, परसेंटेज निकालें तो परसेंटेज कैसे, इनका टोटल देखो
हमने मार्केट से कितने लाख रुपए का लोन लिया है, मार्केट से कितना रुपए उठाया हमने, 10 लाख रुपए उठाया है हमने, ठीक है, मार्केट से 10 लाख रुपए उठाया हमने। तो टोटल परसेंटेज यानी कि हमने ये सारी चीजें इश्यू करके ना, हमने इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करके हमने मार्केट से इतना पैसा उठाया, ये यहाँ से उठाया, बोरोड कैपिटल हमने लोन लिया इतने का, हमारे पास रिटेन प्रॉफिट इतने का था, और करंट लायबिलिटी हमारे पास 1 लाख रुपए की थी। अब टोटल परसेंटेज देखें तो इक्विटी शेयर कैपिटल 4.5 लाख की थी, टोटल कितने परसेंटेज होगी, तो हम ये बोल सकते हैं भाई 45%। टोटल फंड का हमने 45%, टोटल जो हमने पैसा उठाया उसका इक्विटी शेयर कैपिटल कितने परसेंट है, 45%, यानी कि 4,50,000 अपॉन में 10 लाख गुना 100, तो कितनी परसेंटेज आ गई, 45%। ऐसी इसकी 22.50%, ऐसे ही इसकी कितनी आ जाएगी 11.25%, ऐसे इसकी कितनी आ जाएगी 11.25%, और इसकी कितनी आ जाएगी बेटा 10%। तो टोटल कितना आ गया, ये 100% आ गया। ये तो आपको समझ में आ गई होगी। तो परसेंटेज ऑफ, ये किसकी थी, परसेंटेज ऑफ टोटल कैपिटल। टोटल जो कैपिटल है, ये टोटल हमारे पास 10 लाख रुपए हमारे पास क्या, ये टोटल कैपिटल है। तो टोटल कैपिटल का इक्विटी शेयर कैपिटल कितने परसेंट है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने परसेंट है, तो ये सारी चीज हमारे पास परसेंटेज में आ गई। अब परसेंटेज ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर, लॉन्ग टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर, परसेंटेज ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे निकालना है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे निकलेगा। तो कहने का मतलब हमारे पास क्या आ गया, अब हमें ये देखना है बेटा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे निकलेगी। लॉन्ग टर्म खाली हमारे पास ये भी लॉन्ग टर्म होती है, प्रेफरेंशियल कैपिटल ये भी लॉन्ग टर्म होती है, बोरोड कैपिटल भी लॉन्ग टर्म होती है, रिटेन प्रॉफिट भी लॉन्ग टर्म होती है, लेकिन करंट लायबिलिटी हमारी क्या होती है बेटा, ये शॉर्ट टर्म होती है। और हम नाम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, लॉन्ग टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर हमें मेंटेन करना है। तो हमारे पास टोटल कैपिटल 10 लाख है, 10 लाख में से बेटा अगर हम करंट लायबिलिटी यानी कि शॉर्ट टर्म को हटा दें यहाँ से, तो ये चारों चीज हमारे पास क्या बच गई, लॉन्ग टर्म की बच गई हमारे पास। अब लॉन्ग टर्म को कैसे जस्टिफाई करना है, तो अब हमारे पास देखो 10 लाख में से 1 लाख घटा दिए, 9 लाख बच गए हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, 4,50,000 डिवाइड बाय 9 लाख, अब डिवाइडेड में 9 लाख रखना है गुना 100, तो इसकी परसेंटेज जो बेटा आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 50% आ जाएगी। ऐसी 2,25,000 डिवाइड बाय 9 लाख करेंगे तो हमारे पास 25% आ जाएगी ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ऐसी 1,12,500 डिवाइडेड बाय 9 लाख गुना 100 करेंगे तो बोरोड कैपिटल हमारे पास कितनी आ जाएगी बेटा, 12.50%। ऐसे ये भी 12.50% आ जाएगी, और ये हमारे पास नहीं लेंगे। तो आपको तीनों का मतलब समझा देता हूं मैं आपको। अब यहां पर तीनों का मतलब आपको क्लियर कर देता हूं कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैपिटलाइजेशन क्या होती है और कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए हमारे पास इट इज द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, एग्रीगेट हमारे पास 10 लाख रुपए का अमाउंट है क्योंकि हमने लिया है। परसेंटेज ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल सोर्सेज शो हेयर 45%, 22.50%, 11.25%, 11.25%, 10% रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये जो हमारा कहलाएगा, ये तो हमारे क्या कहलाएगा बेटा, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। मतलब कहाँ से हमने फाइनेंस लिया है, ये कितने कितना परसेंट लिया है टोटल कैपिटल का, ये तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर हो गया। अब बात करते हैं, अगर हम इसमें से इस फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में से अगर करंट लायबिलिटी को हम यहाँ से हटा दें, करंट लायबिलिटी को हम यहाँ से हटा दें तो हमारे पास यहाँ तक का बचा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। ये बात समझ में आ गई। अगर हम लायबिलिटी को हटा दें यहाँ से तो हमारे पास वो क्या आ जाएगा वर्ड, इफ लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी एक्सक्लूड, करंट लायबिलिटी को अगर हटा दिया जाए तो हमारे पास क्या वर्ड आ जाता है, ये हमारी कैपिटलाइजेशन आ जाती है। दैट मीन्स ये बात समझ में आ गई होगी। और अब बचा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर यानी कि दैट मीन्स ये सारी चीज हमारे पास क्या जाती है, कैपिटल। अब ये एक्चुअल कैपिटल स्ट्रक्चर आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये तीनों का मतलब था
तो आप बेटा इस वीडियो को देखना, अच्छे से समझना, फिर आगे के टॉपिक हम आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।